16.1 प्रस्तावना। भाषाई एवं नजातीय अत्यसंस्थक बल तीन तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्वान रखते हैं। राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी, वितरणकारी न्याय का लाभ उठाने की क्षमता, सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता आदि के लिहाज से उनका सशक्तिकरण किसी लोकतंत्र के सफलता स्तर का संकेतक है। भारत जैसे एक बहुसांस्कृतिक एवं विविधतापूर्ण समाज में नानाविध कार की जाति, भाषा, धर्म, प्रजाति, संस्कृति, परंपराएं, पर्याय आदि पर आधारित बहुविध पहचाने लोकतंत्र में अपना स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इन स्थितिसूचकों पर आधारित समाज और राजनीति में संगठन, संरक्षण, भेदभाव किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से का निर्माण करते हैं। इस इकाई में छात्रों को भारत में राज्यीय राजनीति में भाषाई एवं नजातीय अल्पसंख्यकों से परिचित कराने का प्रयास किया गया है। 16.2 भाषाई एवं नृजातीय अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक वर्ग ऐसे लोगों का एक समूह होता है जिसकी सदस्य संख्या किसी अन्य समूह के मुकाबले कम होती है। यह एक तुलनात्मक राज्य है। एक समूह उस दूसरे समूह की तुलना में अल्पसंख्यक होता है जो कि बहुसंख्यक वर्ग का निर्माण करता है। किन्हीं समूह अथवा समुदाय की अल्पसंख्यक सामान्य स्थिति एकल स्थिति सूचक बचता उससे अधिक हो सकती है। गवाह, भाषा, धर्म, संस्कृति, प्रथाएं, प्रजाति, वन्यत्यावादी। किसी समुदाय का इस आशय का नामकरण कि वह एक भाषाई, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अत्यसंस्थक वर्ग है अथवा बहुसंख्यक वर्ग है, उस कारक के आधार पर निर्भर करता है जिससे उस समूह अथवा समुदाय की पहचान की जाती है। भारत में विद्वान सामान्य तौर पर किसी समुदाय को एकल स्थिति सूचक भाषा, धर्म अथवा क्षेत्र के आधार पर संबोधित करते हैं। साथ ही धर्माधारित पहचान निर्माण साफ तौर पर सांप्रदायिक माना जाती है। परंतु अमेरिकन व्यता यूरोपियन परंपराओं का अनुसरण करने वाले विजन पहचान निर्माण की एक व अनेक दोनों ही संकेतकों पर न जातीय अथवा सांप्रदायिक मानते हैं। वे न जातीय व सांप्रदायिक को अंदर बदल कर प्रयोग करते हैं। भारतीय विद्वान आमतौर पर उस पहचान को न जातीय के रूप में लेते हैं जो बहुत से कारकों से मिलकर बनती है: प्रथा, भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रजाति, अर्थव्यवस्था आदि। तथापि चिपांकर गुप्ता का मानना है कि न जातीयता और संप्रदायवाद परस्पर भिन्न है। न जातीयता राष्ट्र, राज्य, राज्य क्षेत्र व संप्रभुता के संदर्भ में संगठन की ओर संकेत करती है। वह संगठन जो राष्ट्र राज्य निर्देशकों की ओर संकेत नहीं करता, सांप्रदायिक संगठन होता है। भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान की दो स्तरों पर भेजा जा सकता है: राष्ट्रीय तथा राज्यीय संघीय राज्य क्षेत्र। राज्यों के भीतर भी पुनः आर्वाधर और क्षेत्रीय स्तर होते हैं जहां भाषाई अल्पसंख्यक विद्यमान होते हैं। बसिल भारतीय स्तर पर भाषाई बहुसंख्यकों में हिंदी भाषी आते हैं। अन्य भाषाई समूह भाषाई अल्पसंख्यक है। परंतु ऐसे भाषाई समूह जो अखिल भारतीय स्तर पर अल्पसंख्यक है, विभिन्न राज्यों में भाषाई बहुसंख्यक है। राज्यों के भीतर के समूह जो बहुसंख्यकों की भाषा नहीं बोलते, भाषाई अत्यसंख्यक है। भारत के सभी राज्य एक से अधिक भाषाई अल्पसंख्यक रखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने नहीं से भाषाई विविधता को नहीं मिटाया। उल्टे हर राज्य में बड़ी संख्या में भाषाई अल्पसंख्यक रहते हैं। राज्यों के भीतर उन क्षेत्रों में जिनकी सीमा अन्य राज्यों से लगती है, वहां ऐसे भाषाई अल्पसंख्यक पाए जाते हैं जो किसी अन्य राज्य के भीतर भाषाई समूह से संबंधित हो सकते हैं। हमारे देश में 18 राष्ट्रीय भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है। में है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मत्यातम, मराठी, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। हिंदी को छोड़कर इनमें से अधिकांश भाषाएं किसी न किसी राज्य की मुख्य भाषा के रूप में प्रचलित है। इन भाषाओं में से हिंदी से अपेक्षा की जाती है कि नहीं भी आवश्यक हो अपनी शब्दावली में मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं से शक्यते। इनके अलावा राज्यों में विभिन्न समुदायों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सैकड़ों बोलियों और भाषाएं बोली जाती है। इन समुदायों में से अनेक संविधान की 8वीं अनुसूची में अपनी नीतियों और भाषाओं को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। 52वीं अनुसूची में उनका शामिल होना राजनीतिक कारकों पर निर्भर करता है। बरबंसल सिंधिया चौक का तर्क है कि भारत में बहुत सी भाषाएं एक राजनीतिक प्रांत बनी हुई है और अल्पसंख्यक भाषा का जनगणना स्टेटीकरण उस संख्या को प्रभावित करता है। बते की अल्पसंख्यक भाषाओं को कार्यालयी भाषाओं के रूप में औपचारिक संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। अपने बोलने वालों के लिए वे समुदाय की पहचान बनाने में जरूर अहमियत रखती है और महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न भी है। माती अल्पसंख्यक भाषाओं को 52वीं अनुसूची में उल्लिखित 18 भाषाओं की भांति कार्यालयी मान्यता प्राप्त नहीं है। वापाई अल्पसंख्यकों के उनकी भाषाओं के प्रतिषेध के प्रति और कुछ भेदभाव में भाषाई व सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए संविधान अनुच्छेद 29 से 30 में बचाव है। तथापि सांस्कृतिक व भाषाई संज्ञाएं स्थापित करने हेतु प्रावधानों को छोड़कर भाषाई अल्पसंख्यकों को बहुत कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है।
भाषाई अल्पसंख्यकों को और कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। पाई अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए राजनीतिक स्थापन द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता, क्योंकि वे राजनीतिक रूप से अनिश्चय की स्थिति में खते हैं। पटनायक जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि त्रिभाषा फार्मूले में अल्पसंख्यकों की मात भागा शामिल नहीं है। त्रिभाषा फार्मूले का अपनाया जाना भी राज्य राज्य में भिन्न भिन्न रहा है। कुछ ने 3 तो कुछ ने 4 भाषा फार्मूले को चुना। कुछ प्रेक्षकों का दरअसल तर्क है कि त्रिभाषा फार्मूला भेदभावपूर्ण है। हिंदी भाषा क्षेत्रों में करतूत यह द्विभाषा फार्मूला है, जबकि अनेक राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए यह कार्यतः एक चतुर्भाषा फार्मूला है। भारत में पहचान आधार के रूप में भाषा के महत्व को 20वीं शती आरंभ में मान्यता मिली, जब कांग्रेस ने स्वयं को भाषाई पति पर संगठित किया था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों को गठित किए जाने संबंधी अनिच्छाओं एक दाई, जब तक कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्य के भाषाई संगठन हेतु अपनी सिफारिशों पेश नहीं कर दी। यह भी आंध्र प्रदेश के एक गांधी जाति की श्रीरामुतु की मृत्यु के परिणामस्वरूप हुआ, जिन्होंने की एक तेलुगु राज्य आधार की मांग करते हुए भूसस्तात पर ही दम तोड़ दिया था, जिसके परिणामस्वरूप 1953 आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने बहरहाल भाषाई प्रश्न का समाधान नहीं किया। नए राज्यों में अनेक ऐसी भाषाएं थी जो जनता के अत्यसंख्यक वर्गों द्वारा बोली जाती थी। इन भाषाओं को औपचारिक मान्यता कतई नहीं मिली। इस बात ने राज्यों के भीतर भाषा आधारित विवादों को जन्म दिया। वापाई बहुसंख्यकों का आरोप है कि भाषाई अल्पसंख्यकों ने बहुधस्यकों की भाषा को न समाधिचित किया है, न जात्मसात किया है और न ही उसे आदर दिया है, जो कि परवर्ती के लिए अनायकरणीय है, जैसा कि उनसे उम्मीद की जाती है। भापाई अत्यसंख्यकों का दूसरी और आरोप है कि उन बहुसंख्यक समुदायों द्वारा उनके खिलाफ पक्षपात किया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती पर अपनी भाषा बोपी है। यह अंततोगत्वा उनकी भाषा और संस्कृति के तुप्त हो जाने पर मजबूर करती है। उनकी मांग है कि उनकी भाषा पर आधारित एक राज्य की स्थापना हो सकता है। कुछ लोग राज्यों के भीतर राज्य क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग करते हैं। इस प्रकार देश के एक न एक राज्य में मोंगों का उठाया जाना जारी है। न जातीयता और भाषाई पहचान के बीच गहरा संबंध है। कुछ खिजन न जातीयता, भाषाई पहचान और संप्रदायवाद के बीच कोई भेद नहीं करते। एक भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग अपने सायों के बीच बहुत से सहज गुणों की साझेदारी करता है। ऐसे किसी संगठन में जो बस एक ही कारक भाषा पर आधारित हो, उस भाषाई समूह के उन सदस्यों का सामूहिक संगठन नहीं होता है। ऐसा विशेष रूप से एक भाषाई समूह के सदस्यों का दूसरे भाषाई समूह के सदस्यों के साथ संघर्ष के संदर्भ में होता है। इसीलिए संगठन के समय एक समूह की न जातीय पहचान और उसकी भाषाई पहचान दोनों धुंधली पड़ जाती है। 16.3 भाषाई अल्पसंख्यक तथा राजनीति। भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति पर मुख्य रूप से इन कारकों का प्रभाव पड़ता है: उनका स्वयं संबंधी और भाषाई बहुसंख्यक संबंधी बोध, उनके प्रति भारतीय बहुसंख्यकों का विचारवान और भाषाई अत्यसंख्यकों संबंधी भापाई बहुसंख्यकों का प्रत्यक्ष ज्ञान। विभिन्न राज्यों में भाषाई बहुसंख्यकों की सांग रही है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग प्रशैक्षिक संस्थाओं में शिक्षण माध्यम और कार्यालयी भाषा के रूप में बहुसंख्यक वर्ग की भाषा अपनाते। उन्होंने यह काम 3 या 4 भाषा फार्मूले के माध्यम से किया है। इन भाषाई बहुसंख्यक वर्गों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में अपनी भाषा को शामिल कर उसको संरक्षण दिए जाने की मांग की है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि एक कार्यालयी भाषा के रूप में उनकी भाषा को मान्यता दिए जाने अधुना 8वीं अनुसूची में उसको शामिल किए जाने हेतु मौग एक स्वतंत्र मांग के रूप में विरले ही उठाई जाती है। यह उनकी अनेक मांगों में से एक है। इस संबंध में भाषाई अल्पसंख्यकों की मांग भी न जातीय अल्पसंख्यकों की मांग है। एक भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग सहकालिक रूप से न जातीय अल्पसंख्यक वर्ग भी हो सकता है। में न जातीय अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए अलग राज्यों की मांग भी करते हैं। उन्हें लगता है कि इस प्रकार के राज्यों में उनकी सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान सुरक्षित होगी। भारत के राज्यों में भाषाई बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच बंगों के असंख्य उदाहरण मिलते हैं। इस पाठांश में भाषाई अत्यसंख्यकों और राजनीति के बीच संबंधों के उदाहरणों पर चर्चा की गई है। चलिए उत्तर पूर्व भारत से शुरुआत करते हैं। उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में बड़ी संख्या में भाषाई अत्यसंख्यक है। इस भूभाग के भापाई समुद्रों का संबंध पुनः न जातीय समूहों से जोड़ा जा सकता है। परवर्ती न जातीय समुदायों के 2 मुंहों से संबंध रचते हैं: अल्पसंख्यक देशन समूह जो राज्य के बाहर कहीं से भी प्रव्रजन करके नहीं आते हैं, और दूसरे ने जो अन्य राज्यों से आए और रोजगार की कताज में गत वर्षों में नहीं बनाए। परवर्ती में अल्पसंख्यक बहुभागी समूह शामिल हैं। इसके विपरीत पूर्ववर्ती में अनेक एक भाषिक अल्पसंख्यक समूह आते हैं।
उत्तर पूर्वी राज्यों में असम ऐसा राज्य है जहां भाषाई अल्पसंख्यकों ने अपनी भाषा को सभी की कार्यालयीय और न्यायालयीय भाषा बनाने हेतु भाषाई बहुसंख्यकों के प्रयास का विरोध किया है। इन अल्पसंख्यक भाषाई समूहों ने ऐसी शिक्षण संस्थाओं को खोले जाने की बात कह अपनी निजी भाषात्रों को संरक्षण दिए जाने की मांग करके इसका विरोध किया है, जहां शिक्षण माध्यम भाषाई बहुसंख्यक वर्ग की भाषा न होकर उनकी मातृभाषा हो। असम में मुख्य भाषाई विवाद असमिया और गैर असमिया भागाबों के बीच रहा है। जब असम एक संयुक्त राज्य था, यानी असम से अन्य राज्यों को काट निकाले जाने से पूर्व, विवाद एक और असमियाओं और दूसरी और गैर असमियाओं के बीच था। प्रकृति में बंगाली, जनजातीय भाषाएं आदि शामिल थी। परंतु असम में से अलग रामों के बन जाने के बाद संस्कार 1972 में मैचालय असम में मुख्य अंतर्विरोध बंगालियों और असमियाओं के बीच ही रहा। बंगाली ब्रह्मपुत्र घाटी में और असमिया बराक घाटी में अल्पसंख्यक भाषाई समूह थे। बंगालियों को डर था कि कार्यालयीय भाषा के रूप में असमिया लागू किए जाने से ब्रह्मपुत्र घाटी में बंगालियों की प्रगति में बाधा पड़ेगी। असम में असमिया बंगाली भाषाई वित्ता का संबंध औपनिवेशिक राजनीति में जोड़ा जा सकता है। असम पर कब्जा करने के कुछ वर्षों के भीतर ही अंग्रेजों ने बंगाली को कार्यालयीय भाषा बना दिया। असमियात्रों ने आरोप लगाया कि अंग्रेजों ने ऐसा बंगालियों के स्थान में आकर किया और यह उनके प्रति भेदभावपूर्ण है। उनकी मांग ही कि असमिया को असम में कार्यालयीय एवं न्यायालयीय भाषा घोषित किया जाए। इसने दी भाषाई समूहों के बुद्धिविविधों के बीच एक बहस छिड़ गई। बंगालियों का तर्क था कि असम के लिए किसी पवकु न्यायातीय भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असमिया असमियाओं की एक बोली मात्र है। असमिया बुद्धिजीवियों का दूसरी ओर तर्क था कि असमिया बंगालियों की भाषिका नहीं है, यह एक स्वतंत्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि और इतिहास है। बंगाली के स्थान पर असमिया को कार्यालयीय भाषा के रूप में रचा जाना चाहिए। अंग्रेजों ने 1873 में कार्यंत असमिया की कार्यालयीय भाषा घोषित भी कर दिया। तभी से इन दो भाषाई समूहों के बीच विवाद किसी न किसी रूप में जारी रहा। स्वातंत्रोत्तर काल 1960 में जब असम सरकार ने असमिया की एक कार्यालयीय भाषा के रूप में लागू किया तो इसने हिंसक रूप ले लिया। यह असम के शासी प्रधान हिस्से में एक जनजातीय राज्य हेतु मांग में भी परिणत हुआ। बंगालियों, अन्य गैर जनजातियों एवं जनजातीय समूहों समेत सभी गैर असमिया समुदायों ने एक अलग राज्य के निर्माण हेतु एक आंदोलन छेड़ दिया। मेघालय के बनने के साथ ही असमिया तयोपरांत कार्यालयीय भाषा नहीं रही, परंतु असम के भीतर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों, जनजातीय और बंगाली बोनों का भाषाई बहुसंख्यक वर्गों द्वारा भेदभाव संबंधी शिकायत किया जाना बरकरार है। भाषाई राज्यों के निर्माण ने उन समूहों को भाषाई बहुसंख्यक वर्गों का चाबी दिया जो असित भारतीय परियोज्य के संदर्भ में भाषाई अल्पसंख्यक थे, बल्कि इसने इन राज्यों के भीतर भापाई बल्य संस्थकों को नाजुक स्थिति में भी धकेल दिया। भापाई नीतियों में भेदभाव का सामना करने के अलावा वे एक असाधारण प्रसंग में प्रबल भाषाई समूहों की कड़ी आलोचना का विषय भी बन गए। उदाहरण के लिए, भाषाई समुदाय तो एक राज्य में अल्पसंख्यक है, दूसरे में बहुसंख्यक होगा, यह बात विपरीततः भी सत्य है। इन समूह के बीच विवाद, जो जरूरी नहीं कि भाषा आधारित हो, उनके लिए दूसरे राज्यों में अपने अप्रत्यक्ष प्रभाव रखता है। 1992 में वो दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक में भाषाई समूह ही उम्र भाषाई बंगों में शामिल है। ये दंगे एक तरीके से भाषा से ही संबंधित थे। यह उस विवाद का ही नतीजाबाजी इन दो राज्यों के बीच कावेरी जल के बंटवारे को लेकर छिड़ा हुआ था। कन्नड़ भाषियों द्वारा जानी माल को नुकसान पहुंचाने के लिए तमिल भाषियों को निशाना बनाया गया। अत्यसंख्यक तमिल भाषाई समूहों ने अपनी भाषा और संपत्ति की रहा किए जाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने की मांग की। पॉल आर. ब्रास का दावा है कि राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यक भाषाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां चलाई हुई है और केंद्र सरकार ने भी उनकी रक्षा नहीं की है। उर्दू और उत्तर बिगर में बोली जाने वाली मिथिला के प्रति रूस ऐसे ही उदाहरणों में शामिल है। इसके अलावा उर्दू जो देश के अनेक भागों में बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में एकमात्र सबसे अधिक बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषा है, सांप्रदायिक ताकतों द्वारा जिहाद का विषय बना दी गई है। उर्दू को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिए जाने के किसी भी प्रयास का जवाब कुछ समूहों द्वारा यह कहकर दिया जाता है कि यह मुसलमानों का तुष्टीकरण है। परंतु उर्दूबाणी तबके, जिनमें हिंदू व मुस्लिम दोनों शामिल है, उर्दू के विरोध को भाषाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ पक्षपात किए जाने के प्रयास के रूप में व्यसते हैं। पंजाब में भी 60 के दशक के पंजाबी सूबा आंदोलन के दौरान भाषाई मुद्दा हिंदुओं व सिसलों के बीच सांप्रदायिक फूट से जुड़ गया। आर्य समाज ने गैरसिस पंजाबियों के दृष्टिकोण को प्रभावित किया, जिन्होंने जनमगना विवरण में अपनी भाषा हिंदी चूषित की, जबकि वस्तुतः यह थी पंजाबी। ऐसा भाषा के सांप्रदायीकरण और हिंदुओं के इस भय के कारण था कि हरियाणा को निकालकर अलग पंजाब राज्य के निर्माण से वहां हिंदू एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में ही रह जाएंगे। उन्हें लगा कि हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में चूषित किया जाना एक बलम पंजाब राज्य हेतु मुद्दे को कमजोर करेगा। 16.4 नृजातीय अल्पसंख्यक तथा राजनीति।
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, भारतीय प्रसंग में न जातीय पहचान उस भाषाई पहचान, जातीय अस्ता सांप्रदायिक पहचान से भिन्न बहुत से कारकों पर आधारित है जो किसी एक गुण या लक्षण पर आधारित होती है। चूंकि न जातीय पहचान एक सापेक्ष पहचान है, एक न जातीय समूह की राजनीति दूसरे न जातीय समूह ही राजनीति के आलोक में ही प्रभावित होती है। पुनः न जातीय राजनीति काफी हद तक वास्तविक काल्पनिक कारकों पर निर्भर करती है। भारत के सभी राज्यों में न जातीय अत्यसंख्यक पाए जाते हैं, परंतु यह बहुधा ऐसे राज्यों में ही होता है कि उनकी राजनीति विशेष महत्व ग्रहण करते, जहां आत्मनिर्णयन आंदोलनी हेतु राजनीति आंदोलन कैसे मय यथा रवायकता श्रेण्योलन पचक्तावादी आंदोलन बहुत से राज्यों में इस प्रकार के आंदोलन वाबी देसे जा रहे हैं। परंतु उत्तर पूर्व भारत, जम्मू कश्मीर व पंजाब में है सर्वाधिक हठधर्मी है। इस पाठांश में हम इन राज्यों में राजनीति और न जातीय अल्पसंख्यक वर्गों के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे। यहाँ नवगठित राज्यों के प्रसंग में भी इस मुद्दे पर कटान करने का प्रयास किया गया है। उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में दो प्रकार के न जातीय अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, एक ने जो कई सदियों से रहते आए हैं और दूसरे के जो 19वीं शताब्दी से देश के विभिन्न भागों से प्रव्रजन के फलस्वरूप कहाँ बस गए और जिनका इस भूभाग में प्रव्रजन अब भी जारी है। प्रत्येक न जातीय समूह को आगे उनकी पृष्ठभूमि, संस्कृति आदि में विभाजित किया जाता है। अप्रवासी आदि उपनिवेशकों को आगे उनके मूल राज्यों में बांटा लाता है, यथा ने राज्य नहीं से उन्होंने प्रवास किया। परंतु बहुसंख्यक न जातीय समूहों के साथ अपने संघर्ष के चलते उनके भिन्नताएं धुंधली पड़ जाती है और ने न जातीय अल्पसंख्यकों के एक अनौपचारिक संकर में संगठित होने लगते हैं। कभी कभी एकमात्र आत्माश्यक का भी न जातीय बहुसंख्यक वर्ग के साथ संघर्षरत रहता है, जो उसे विभिन्न न जातीय अल्पसंख्यकों में बांट देता है। उत्तर पूर्व भारत में न जातीय अल्पसंख्यकों की राजनीति के कुछ सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण इनसे जुड़े हैं। नागालैंड में कुकी, असम में बोडो, संथाल व कार्की तथा मेघालय में गैर जनजातीय जन। न जातीय अल्पसंख्यक वर्ग कभी कभी एक शाखा अनुसरण में बहुसंख्यक समूहों में शामिल हो जाते हैं, परंतु जब आंदोलन अपना तथ्य प्राप्त कर लेता है तो प्रबल न जातीय समूह उन्हें उनका मयोचित तथा मान्यता दिए जाने से पीछे हट जाता है। यह उनमें उपेक्षा और पक्षपात का भाव जगाला है। परिणामतः वे भी अपने न जातीय समूह के लिए स्वायत्तता की मांग करते हैं। असम की बोडो और कार्थी जनजातियों इस प्रसंग में उपयुक्त उदाहरण है। इन दो जनजातियों ने आमू असिल असम छात्र संघ के नेतृत्व में असम में विदेशियों के खिलाफ 6 वर्ष लंबे आंदोलन में पूरे दिल से भाग लिया, परंतु जब असम गण परिषद ने सरकार बनाई तो जम्मू द्वारा निस्गर की असम के बहुसंख्यक जातीय समूह का प्रभुत्व था, उनके मुद्दों समस्याओं की उपेक्षा की मई। परिणामत बोडी ने एक बीडी लैंड बनाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया। यही उदाहरण कार्की आंतोंग वितेकी कार्नी जनजाति के लोगों पर भी लागू होता है। न जातीय अल्पसंख्यकों की राजनीति न जातीय बहुसंख्यकों की राजनीतिक प्रक्रिया से ही निर्धारित होती है। चलिए मेघालय के मामले में न जातीय अल्पसंख्यकी का उदाहरण लेते हैं। न जातीय अल्पसंख्यक वहां 3 स्थानीय जनजातियां हैं, साथी, गारी और जैंतीमा। प्रमुख न जातीय अल्पसंख्यक है बंगाली, नेपाली, बिहारी और राजस्थानी मेवाड़ी। 60 के दशक में ये दोनों न जातीय समुदाय एक वन मेघालय राज्य को तत्कालीन असम से काट निकालने की मांग करने एकजुट हुए। एक पव राज्य हेतु उनकी मांग के पीछे मुख्य कारणों में एक था असमियों को एक कार्यालयी भाषा बनाए जाने के खिलाफ उनकी बाम शिकायत, जिसका कि उन्होंने असम में न जातीय बहुसंख्यकों के रूप में विरोध किया। उस समय उनके बीच संबंधों की पहचान थी न जातीय सामंजस्य, परंतु 1972 के मेघालय का गठन के बेला में न जातीय अल्पसंख्यकों व बहुसंख्यकों के बीच में संबंध न जातीय संघर्ष से अभिलक्षित हुए। अपनी पहचान, परंपरा और संस्कृति की रक्षार्थ न जातीय बहुसंख्यक वर्गों से संबंध रखने वाले राजनीतिज्ञों ने कुछ नीतियां चताई। उन्होंने संपत्ति कानून लागू किए, जिन्होंने गैर जनजातीय व जनजातीय लोगों को अन्य राज्यों से संपत्ति खरीदने, विरासत में पाने व उसे बेचने से रोका। वहां की स्थानीय जनजातियों अथवा न जातीय बहुसंख्यकों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों व राज्य विधानसभाओं में सीटें सुरक्षित की। इसके अलावा बड़ी संख्या में मंदी उठाई गई है, जो कि राज्य के बहुसंख्यक न जातीय समुदाय का पक्ष लेने का प्रयास करती है। उन्होंने न जातीय बहुसंख्यकों व अल्पसंख्यकों के बीच न जातीय दरार की और चौड़ा करने में योगदान दिया, या न जातीय यंगों में भी परिणत हुआ। न जातीय बहुसंख्यकों की राजनीति न जातीय अल्पसंख्यकों की राजनीति को एक प्रसंग प्रदान करती है।
न जातीय बहुसंख्यकों की राजनीति में भिन्न न जातीय अल्पसंख्यकों की राजनीति हमेशा प्रबल राजनीतिक बलों बचता प्रभावशाली राजनीतिक संगठन का रूप नहीं लेती। यह उनके राजनीतिक एवं मानव अधिकारों के इनन संबंधी शिकायतों के रूप में व्यक्त होती है। वे चुने जाने, नौकरियों पाने व मौलिक अधिकारों का उपभोग करने संबंधी अधिकार आदि शब्दों में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए जाने की शिकायत करते हैं। वे बहुसंख्यक न जातीय समुदाय संविधान की सठी अनुसूची में रखे गए विशेष अधिकार के रूप में अपने लिए राज्य द्वारा दिए गए विशेष उपायों की दुहाई देते हैं। दूसरी ओर न जातीय अल्पसंख्यक यह तर्क देते हैं कि यदि उनके लिए विशेष कदम न उठाए गए तो न जातीय बहुसंख्यक वर्ग उनके अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे, नतीजन उनकी पहचान ही समाप्त हो जाएगी। एक अन्य क्षेत्र जो संविधान की धारा 370 के अंतर्गत विशेष संरक्षण का लाभ उठाता है जी है जम्मू कश्मीर। इस राज्य में 3 मुख्य न जातीय अल्पसंख्यक वर्ग हैं: कद्दास क्षेत्र की बौद्ध जनजातियों, जम्मू क्षेत्र की अवाम और कश्मीरी पंडित। जम्मू कश्मीर की राजनीति के संदर्भ में कश्मीरी पंडितों की न जातीय पहचान की सास निशानी धर्म ही है, जबकि अन्य 2 समूहों की पहचान है धर्म, भाभा और क्षेत्र। इन 3 समूहों ने कश्मीरियों के प्रकट न जातीय समूहों द्वारा भेदभाव किए जाने को महसूस किया। कश्मीरी पंडित अपने ही पैतृक निवास स्थान से विस्थापित होकर विप्लव के शिकार हो गए। उनसे भेदभाव का मुख्य आधार धर्म ही रहा है। उनकी राजनीति उनकी उत्तरजीविता, मानवाधिकारों और पुनर्वास आदि मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। वे आतंकवादी गतिविधियों के शिकार हुए हैं क्योंकि वे एक न जातीय अत्यसंख्यक तर्क से संबंध रहते हैं। दरअसल उनके कुछ प्रतिनिधियों ने प्रमुख न जातीय समूह के रूप में कश्मीरी पंडितों नाते एक राज्य को बनाए जाने की मांग की है। जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में न जातीय अल्पसंख्यकों की शिकायतों का आधार क्षेत्रीय भी है और धार्मिक भी। मुख्य आरोप है कि राज्य के प्रबल न जातीय समूहों ने राज्य सत्ता हवियाई हुई है, जो कामेरक क्षेत्र में अपना आधार मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनके विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कारक उनके प्रति भेदभाव को और अधिक बढ़ा देते हैं। राजनीति में इसके अप्रत्यक्ष परिणाम लद्दाख क्षेत्र को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिए जाने और जम्मू क्षेत्र हेतु एक वह राज्य बनाए जाने के लिए मांग में विसाई पड़ते हैं। हिंदू अक्षमपंथी राजनीतिक संगठनों की मांग है कि राज्य को धर्म के आधार पर 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। राज्यों में न जातीय अल्पसंख्यक वर्ग एक ऐसा मुद्दा बन गए हैं जिस पर न जातीय बहुसंख्यक वर्ग अपनी राजनीति करते हैं। उनकी विद्यमानता प्रवृत्ति में संबंध रखने वाले राजनीतिज्ञों द्वारा खुद के विकास के प्रतिकृत के रूप में प्रकार की जाती है। न जातीय अल्पसंख्यकों को नौकरी अवसरों को छीन लेने वालों, जमीन जायदाद को झपट लेने वालों, उनके प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित लाभ उठाने वालों, उत्तर पूर्व के उदाहरण में तथा अपनी सांस्कृतिक पहचान पर मंडराते अतरे के रूप में देखा जाता है। इन आरोपों में से कुछ तो कल्पनाजनित ही है। प्रबल न जातीय समूहों से संबंध रखने वाले राजनीतिज्ञ मिट्टी के सपूतों की रक्षा किए जाने की मांग करते हैं। वे अपने राज्य नगर से बाहरी व्यक्तियों को निकाले जाने हेतु राजनीति आंदोलन छेड़ते हैं। प्रायः ही यह न जातीय हिंसा की ओर प्रवृत्त करता है। विशिष्ट राजनीतिक प्रसंग में खासकर चुनावों से पूर्व अट्टा पश्चात मिट्टी के सपूतों संबंधी मांग और अधिक कर्कश हो उठती है। मुंबई में आप्रवासी आदि उपनिवेशकों के खिलाफ शिवसेना का आंदोलन तथा उत्तर पूर्व में इसी प्रकार के आंदोलन न जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित कुछ